बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए MCQs ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984 के पार्ट 4 के साथ हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। साबका वीडियोस देखने के लिए आप प्ले लिस्ट से जाकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो आइए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट MCQs है, एज़ पर आर्टिकल 46 ऑफ QSO 1984, when the statement is made by a person who is dead or cannot be found as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in cases in which the cause of that person's death comes into question, such statement is relevant। तो कहते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि या तो फौत हो चुका है या फिर हमें वो मिल नहीं रहा और अदालत उस शख्स की डेथ के बारे में इंक्वायरी कर रही है और ना अब क्या करेंगे, तो कहते हैं कि ना जी ज़ाहिर है कि वो शख्स ख़ुद तो मौजूद नहीं है ना, तो लिहाजा उस शख्स की अपनी कॉज ऑफ डेथ से मुतालिक जो भी उसकी स्टेटमेंट होगी, जो उसका बयान होगा, वो रेलिवेंट होगा और कोर्ट उसे कंसीडर करेगी। इसके बाद नेक्स्ट है, द क्वेश्चन एज टू द डेट ऑफ एज बर्थ, एन एंट्री इन द डायरी ऑफ अ डिसीज्ड सर्जन regularly kept in the course of business, stating that on a given day he attended as mother and delivered her of a son is a relevant fact। अगर किसी शख्स की पैदाइश की जो तारीख़ है उससे मुताल्लिक़ अगर कोई सवाल है कि भाई फ़लाँ शख्स की तारीख़ पैदाइश क्या थी, और तो इस सिलसिले में अगर कोई सर्जन ऐसा है जो कि जिन पेशेंट्स को भी वो अटेंड करता है वो उसकी बाकायदा डायरी के अंदर उसकी एंट्री करता है, और एक सर्जन ने ये एंट्री की हुई थी कि जो फ़लाँ ख़ातून थी, फ़लाँ ख़ातून को मैंने अटेंड किया था और उसने फिर उसके यहाँ एक बच्चा, एक बेटा पैदा हुआ था। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो रिकॉर्ड रखा गया है उस सर्जन की डायरी के अंदर जो लिखा हुआ है, ये भी रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट है, द क्वेश्चन इज वेदर ए हु इज डेड वाज द फादर ऑफ बी, अ स्टेटमेंट बाय ए दैट बी वाज हिज सन इज अ रेलिवेंट फैक्ट। सवाल ये है कि मिस्टर ए जो कि फोत हो चुका है वो बी का फादर है या नहीं है। तो कहते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट कि जिसकी वजह से ये पता चल सके कि मिस्टर ए बी का फादर है और बी मिस्टर ए का बेटा है, तो ये रेलिवेंट फैक्ट होगा। इसके बाद है, द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए, अ लेटर फ्रॉम एज डिसीज्ड फादर टू अ फ्रेंड अनाउंसिंग द बर्थ ऑफ ए ऑन अ गिवन डे इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। कहते हैं कि सवाल ये है कि भाई मिस्टर ए की डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब इससे मुतालिक ये है कि एक लेटर लिखा गया था, यानी कि ना उसने जो मिस्टर ए है उसके मरहूम बाप ने, मरहूम वालिद साहब ने अपने एक दोस्त को एक लेटर लिखा था और उसमें मिस्टर ए की डेट ऑफ बर्थ को मेंशन किया था कि जो मिस्टर ए मेरा बेटा है या मेरी बेटी है उसकी डेट ऑफ बर्थ फ़लाँ है और मैंने वहाँ पर जाना है या मैंने उसके लिए ये इंतज़ामात करने हैं, या फिर आपने फ़लाँ तारीख़ को जो बर्थडे है उसको आपने पार्टिसिपेट करना है। तो इस तरह का जो लेटर होगा वो भी रेलिवेंट फैक्ट होगा। इसके बाद द क्वेश्चन इज़ वेदर एंड व्हेन ए एंड बी वर मैरिड, एन एंट्री इन अ मेमोरेंडम बुक बाय सी द डिसीज्ड फादर ऑफ बी of his daughter's marriage with A on a given date is a relevant fact। सवाल ये है कि मिस्टर ए और बी इन दोनों की आपस में शादी कब हुई थी। तो कहते हैं कि जो बी है, बी का जो फादर है सी, जो कि इस वक्त फोत हो चुके हैं,
उन्होंने अपनी एक याददाश्त में लिखा हुआ था कि जो मेरी बेटी बी है इसकी फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जो मिस्टर ए है उसके साथ शादी है या हुई थी। तो ये जो एंट्री है और ये मेमोरेंडम जो मिस बी के जो फादर का है, मरहूम फादर का मेमोरेंडम, ये रेलिवेंट फैक्ट होगा। इसके बाद है आर्टिकल 59 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 डील्स विद ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट के कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 59 ये एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है इसे डील करता है, इससे मुताल्लिक है। इसके बाद है द क्वेश्चन इज़ वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन। The opinion of experts as to the symptoms produced by the poison by which A is supposed to have died are relevant। कहते हैं कि सवाल ये है कि मिस्टर ए की जो डेथ है वो पॉइजन यानी कि जहर की वजह से हुई या नहीं हुई। तो एक्सपर्ट्स की ये ओपिनियन कि भाई जो इसके जिसकी वजह से यानी कि जिन सिम्टम्स की वजह से इस शख्स की मिस्टर ए की जो डेथ हुई है वो ऐसे सिम्टम्स जहर की वजह से ही होते हैं, पॉइज़न की वजह से होते हैं, ये पॉइज़न वाले सिम्टम्स ही हैं, तो ये रेलिवेंट होगी ये ओपिनियन। इसके बाद है अंडर आर्टिकल 62 ऑफ QSO 1984 व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट, the opinion as to the existence of such custom or right of persons who would be likely to know of its existence if it existed are relevant। QSO का आर्टिकल 62 ये कहता है कि जब कोर्ट के सामने एक मामला हो और कोर्ट ने ये डिसाइड करना हो कि भाई ये जो फलां कस्टम है या राइट है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो फिर इस मामले में ऐसे अफराद, ऐसे अशख़ास जिनके पास उस कस्टम या राइट से मुताल्लिक नॉलेज हो, तो उनकी जो राय होगी, उनकी जो ओपिनियन है, उनकी बात वो रेलिवेंट होगी। एज पर आर्टिकल 64 ऑफ QSO 1984 व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, the opinion expressed by conduct as to the existence of such relationship of any person who as a member of the family or otherwise has special means of knowledge on the subject is a relevant fact। कहते हैं कि अगर कोर्ट के सामने अगर ये मामला हो कि इन दो अफराद का आपस में रिलेशन क्या है, तो उन दो अफराद के रिलेशनशिप को के बारे में मालूम करने के लिए अगर उसके कोई फैमिली मेम्बर है या उनका कोई जानने वाला है, तो उसकी जो ओपिनियन होगी, उसका जो कंडक्ट होगा कि वो उन्हें आपस में क्या ट्रीट करता था, किस रिलेशन के साथ उन्हें ट्रीट करता था, तो ये जो ओपिनियन है, ये उसका कंडक्ट है, ये भी रेलिवेंट होगा। द क्वेश्चन इज़ वेदर ए एंड बी वर मैरिड, द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय दियर फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ इज़ रेलिवेंट। अगर सवाल ये हो कि मिस्टर ए और मिस बी ये दोनों आपस में इनकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, तो कहते हैं कि ये फैक्ट के उन्हें आम तौर पर उनके जो दोस्त अहबाब हैं वो आपस में एज ए हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट करते थे, तो ये कंडक्ट उनका रेलिवेंट होगा। इसके बाद है द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी, द फैक्ट दैट ए वाज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज़ रेलिवेंट। सवाल ये है कि मिस्टर बी का लेजिटिमेट बेटा है या नहीं है, तो कहते हैं कि ये फैक्ट कि फैमिली मेंबर्स मिस्टर ए को बी का बेटा ही कंसीडर करते थे और उसको वही प्रोटोकॉल देते थे जो कि मिस्टर बी के बेटों को दिया जाता है, तो ये जो फैक्ट है ये रेलिवेंट फैक्ट होगा। एज पर आर्टिकल 65 ऑफ QSO 1984 व्हेन एवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलिवेंट, द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड आर आल्सो रेलिवेंट।
कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 65 ये कहता है कि जब किसी जिंदा शख्स की ओपिनियन रेलिवेंट होती है तो वो सरकमस्टांसेस या वो ग्राउंड्स जिनकी बेस पर वो ओपिनियन दी जाती है तो वो सरकमस्टांसेस भी रेलिवेंट होते हैं। Under Article 66 of QSO 1984, generally in civil cases, evidence of character of parties to the suit is irrelevant. QSO का आर्टिकल 66 ये कहता है कि जो सिविल केसेस होंगे, जो सिविल मैटर्स होंगे, उनमें जो पार्टीज ऑफ सूट हैं उनका करेक्टर, उसके मुतालिक कोई बात नहीं की जाएगी, वो इर्रेलेवेंट होगा। उनका करेक्टर चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन सिविल मैटर्स में हमने बात करनी है सिर्फ सूट की, फैक्ट्स की। अंडर आर्टिकल 67 ऑफ QSO 1984, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज्ड इज ऑफ अ गुड करेक्टर इज रेलिवेंट। सिविल सूट्स में हमने कहा था कि पार्टीज का जो करेक्टर है वो इर्रेलिवेंट होगा, मगर क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स हैं, क्रिमिनल जो जो इश्यूज़ हैं, उनमें एक्यूज पर्सन का जो गुड करेक्टर है, याद रखें उसका जो गुड करेक्टर है एक्यूज पर्सन का, वो रेलिवेंट होगा। इसके बाद है अंडर आर्टिकल 68 ऑफ QSO 1984, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द एक्यूज पर्सन हैज़ अ बैड करेक्टर, पहले थी बात थी गुड करेक्टर की, अब है बैड करेक्टर की, हैज़ अ बैड करेक्टर इज इर्रेलिवेंट unless evidence has been given that he has a good character, in which case it become relevant। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जनरल रूल जो है वो ये है कि एक्यूज्ड पर्सन का जो बैड करेक्टर है वो इर्रेलिवेंट होता है, अलबत्ता अगर उसका कोई अगर होगा गुड करेक्टर वो रेलिवेंट होगा, लेकिन जो बैड करेक्टर है वो इर्रेलिवेंट होगा, क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि अगर किसी शख्स का अगर उसने पहले अगर कोई जुर्म किया है तो उसने इस बार भी जुर्म किया होगा, ये लाजमी नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई शख्स अपने आप को बहुत नेक और पारसाद साबित करने की कोशिश करता है तो फिर ये है कि जवाब में उसका जो बैड करेक्टर है उसे वो प्रूव किया जा सकता है और फिर वो रेलिवेंट भी होगा। अ प्रीवियस कन्विक्शन इज़ रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड करेक्टर, किसी भी शख्स का जो बैड करेक्टर है उसकी एविडेंस के तौर पर जो पहले उसे कोई सज़ा दी गई थी वो रेलिवेंट होगा। अंडर आर्टिकल 70 ऑफ QSO 1984, ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 70 ये कहता है कि जितने भी फैक्ट्स हैं उन सब को ओरल एविडेंस के ज़रिए साबित किया जा सकता है, सिवाय किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71 ऑफ QSO, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। आर्टिकल 71 कहता है कि जो ओरल एविडेंस है ना, जो ज़ुबानी कलामी एविडेंस है वो डायरेक्ट होनी चाहिए। जिस शख्स ने जो वक़ुआ देखा है वही बयान करे, जिससे बात कही गई है वही शख्स उसको आगे किसी को बयान करे, जिसने कोई महसूस किया है किसी चीज़ को, सरकमस्टांसिस को, किसी भी चीज़ को, वही शख्स ही आगे जाकर उसका फिर एविडेंस दे, तो ये डायरेक्ट एविडेंस होगी। हियर से एविडेंस वो काबिल कबूल नहीं होगी। एज पर आर्टिकल 72 ऑफ QSO 1984, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो तहरीर लिखी हुई है, जो उसके कंटेंट्स होते हैं, उन्हें हम प्राइमरी एविडेंस के ज़रिए भी साबित कर सकते हैं और सेकेंडरी एविडेंस के ज़रिए भी साबित कर सकते हैं। द डॉक्यूमेंट इट सेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इज़ कॉल्ड प्राइमरी एविडेंस है। जो हमने एक डॉक्यूमेंट तहरीर किया था, जो हमने तैयार किया था, अगर हम उसी को ही अगर हम उसी को अगर कोर्ट के सामने पेश कर देंगे कि भाई देखें, ये चेक करें, ये हमारा आपस में एक मुआहिदा हुआ था, एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये हमारी एक डीड तैयार हुई थी, अगर उसे अगर हम पेश करेंगे अदालत के सामने तो ये प्राइमरी एविडेंस कहलाएगी।
इसके बाद है अंडर आर्टिकल 73 ऑफ QSO 1984 वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है उसके जिसके ना सेवरल पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, तो उनके जो हर पार्ट है ना वो प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। इसके बाद एज पर आर्टिकल 73 ऑफ QSO 1984 काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु एग्जीक्यूटेड देम आर कॉल्ड प्राइमरी एविडेंस। अगर उसके काउंटर पार्ट्स हैं किसी ना डॉक्यूमेंट के, तो फिर जो काउंटर पार्ट्स हैं उन पार्टीज़ के अगेंस्ट जिन पार्टीज़ ने उन डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट किया है, तो उनके अगेंस्ट ये डॉक्यूमेंट्स प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे। लेकिन अगर कोई पार्टीज ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी कहलाती है जिन्होंने उसे एग्जीक्यूट नहीं किया, तो वो फिर सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी। इसके बाद है एज पर आर्टिकल 74 ऑफ QSO 1984 सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। सेकेंडरी एविडेंस में क्या चीज़ शामिल है? कहते हैं कि ये सब चीज़ें शामिल हैं। सर्टिफाइड कॉपीज़ ये सेकेंडरी एविडेंस कहलाती हैं। कॉपीज़ मेड फ्रॉम द ओरिजिनल से जो उसकी कॉपीज़ तैयार की जाती हैं। काउंटर पार्ट्स हो गए डॉक्यूमेंट्स के, लेकिन ऐसे काउंटर पार्ट्स जो कि उन पार्टीज़ के अगेंस्ट हों जिन्होंने उन्हें एग्जीक्यूट नहीं किया। एज पर आर्टिकल 75 ऑफ QSO 1984 एज अ जनरल रूल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। जो जनरल रूल है ना, जनरल प्रिंसिपल, उसके तहत डॉक्यूमेंट्स को प्राइमरी एविडेंस के ज़रिए प्रूव करना चाहिए। अलबत्ता हम बात ये पहले भी कह चुके हैं कि डॉक्यूमेंट्स के जो कंटेंट्स हैं उन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के ज़रिए साबित किया जा सकता है, लेकिन हम सेकेंडरी की तरफ उस तरफ जाएंगे जब हमें प्राइमरी एविडेंस अगर अवेलेबल नहीं होगी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 ऑफ QSO 1984 secondary evidence may be given of the existence, condition or contents of a document when original is in the possession of opposite party। कहते हैं कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी अपोजिट पार्टी के कब्ज़े में है, तो ज़ाहिर है इस पार्टी के पास तो नहीं है, तो जब इनके पास मौजूद ही नहीं है ओरिजिनल, तो ये फिर किस तरह पेश करेंगे? तो कहते हैं कि अगर इनके पास ओरिजिनल नहीं है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपोजिट पार्टी के पास है, तो फिर इस लिहाज से उसकी जो कॉपी होगी वो एज ए सेकेंडरी एविडेंस काबिल कबूल होगी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 ऑफ QSO 1984 सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच अ नेचर एज नॉट टू बी इजीली मूवेबल। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसके मुतालिक गवाही देनी है, वो चीज़ ईज़िली मूवेबल नहीं है, ईज़िली यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको मूव करना, तो फिर उसके मुतालिक जो सेकेंडरी एविडेंस है वो एक्सेप्टेबल होगी, एडमिसिबल होगी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 ऑफ QSO 1984 सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट व्हेन द ओरिजिनल इज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 85। कहते हैं कि अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो फिर उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी एविडेंस भी एडमिसिबल होगी, यानी कि उसकी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी, वो काबिल कबूल होगी पब्लिक रिकॉर्ड की, पब्लिक डॉक्यूमेंट की। अंडर आर्टिकल 79 ऑफ QSO 1984 एज अ जनरल रूल इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अनलेस two attesting witnesses at least have been called for the purpose of proving its execution। QSO का आर्टिकल 79 ये कहता है कि जनरल रूल के तहत अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है कि लॉ ये चाहता है कि लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि वो अटेस्टेड होना चाहिए, तो फिर उस ऐसे डॉक्यूमेंट को हम एज ए एविडेंस उस वक़्त तक यूज़ नहीं करेंगे जब तक कि उसे कम अज़ कम 2 अफराद उसे अटेस्ट ना कर दें। 2 अफराद यानी कि 2 अफराद से 2 विटनेसेस उसे जब तक अटेस्ट नहीं करेंगे
यानी कि जो अटेस्टेड यानी कि दो अफराद ऐसे जिन्होंने उन्हें यानी कि एक तो ये है कि वो अटेस्टेड हों दो अफराद की तरफ से, दूसरा ये है कि फिर उन्हें बुलाया भी जाएगा कि भाई आप लोगों के ने जो इस पर साइन किए थे क्या वाकई इस डॉक्यूमेंट पर ये साइन आप लोगों के अपने हैं और ये क्या वाकई इन दोनों के दरमियान ये ऐसा कोई मुआहिदा हुआ था या नहीं हुआ था और उसमें ये शराइतें ये बिल्कुल सही लिखी हुई हैं या बाद में इस डॉक्यूमेंट को इसमें कोई चेंजिंग की गई है या इसमें गलत तहरीर लिखी गई है आप लोगों की मर्ज़ी के बगैर। अंडर आर्टिकल 80 ऑफ QSO 1984, इफ़ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट द विटनेसेस हैव ईदर डाइड और कैन नॉट बी फाउंड। अगर जो अटेस्टिंग विटनेसेस हैं अगर वो नहीं मिलते जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया था तो फिर हमें ये साबित करना होगा कि भाई जो अटेस्टिंग विटनेसेस थे वो या तो फौत हो चुके हैं या फिर ये कि हमें उनका वाक़यातन कोई इल्म नहीं है कि वो कहाँ हैं और इस वक्त क्या कर रहे हैं। अंडर आर्टिकल 82 ऑफ QSO 1984, इफ़ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence। अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है कि उसके जो अटेस्टिंग विटनेस है या तो उसने इनकार कर दिया है यानी कि उसने इनकार किस तरह किया है, उसने कहा है कि भाई मेरे साइन नहीं हैं, ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, या वो कहते हैं कि यार मुझे कोई पता नहीं है, तो बहुत पुरानी बात है, ये तो ना उससे वो इतना बुज़ुर्ग हो चुका है कि अब वो अपना ना उसकी एग्जीक्यूशन को रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो कहते हैं कि फिर इस सूरत में हम उसे किसी भी और एविडेंस के ज़रिए उसकी एग्जीक्यूशन को प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 ऑफ QSO 1984, एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट not required by law to be attested may be proved as if it was unattested। अगर कोई अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऐसा है कि लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि उसे अटेस्ट कराना है लेकिन हमने उसको अटेस्ट करा लिया है तो फिर लॉ यही समझेगा, कोर्ट यही समझेगा कि जैसे कि ये डॉक्यूमेंट अनअटेस्टेड ही है। अंडर आर्टिकल 85 ऑफ QSO 1984, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स or records of the acts of the sovereign authority or known as public document। कहते हैं जो सब sovereign authority होती है उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 85 ऑफ QSO 1984, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ ऑफिशियल बॉडीज़ एंड ट्रिब्यूनल्स और नॉन एज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। जो ऑफिशियल बॉडीज़ हैं और ट्रिब्यूनल्स हैं उनका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। अंडर आर्टिकल 85 ऑफ QSO 1984, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ public officers, legislative, judicial and executive of any part of Pakistan or of a foreign country or known as public document। कहते हैं कि पाकिस्तान के जो एग्जेक्टिव यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है, सेक्रेटरीज वगैरह हैं, जुडिशल जजेस, जस्टिस साहिबान, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, एनर्जी, MPAs, MNAs, सेनेटर्स और पब्लिक ऑफिसर्स का जो रिकॉर्ड है वो सारे का सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। As per Article 85 of QSO 1984, public records kept in Pakistan of private documents are called public document। कहते हैं कि प्राइवेट लोगों के जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होंगे लेकिन उन प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को अगर पब्लिक रिकॉर्ड में रखा जाता है तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। As per Article 85 of QSO 1984, documents forming parts of the records of judicial proceedings are called public document। कि जुडिशल जो प्रोसीडिंग्स हैं, प्रोसीडिंग जो भी हो रहे हैं, जो भी इनके पार्टीज़ वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा रही हैं, वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। As per Article 85 of QSO 1984, documents required to be maintained by a public servant under any law are called public document। पब्लिक सर्वेंट जिन डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करता है वो डॉक्यूमेंट्स भी पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। एज पर आर्टिकल 85 ऑफ QSO 1984, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ वियर ऑफ इज़ नॉट डिस्प्यूटेड और कॉल्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्टर्ड हों लेकिन ये है कि उनकी एग्जीक्यूशन डिस्प्यूटेड ना हो
तो फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। लास्ट MCQs है, इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 85 ऑफ QSO 1984, पासपोर्ट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। जो हम पासपोर्ट बनवाते हैं ये भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाता है। ये आज का हमारा पार्ट 4 था QSO के MCQs का। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 5। और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इसके अलावा अगर कोई दोस्त अपना लॉ एडमिशन टेस्ट या लॉ गेट की ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो वो फिर वर्चुअल लॉ एकेडमी के दिए गए नंबर पर रब्ता करके तैयारी कर सकता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए, हम सब के घर वालों की खैर फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया।